नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से हिंदी की भाषा शब्द की भाषा की परिभाषा एवं भाषा शब्द कैसे उत्पन्न हुआ उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे एवं भाषा के विभिन्न विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उनकी परिभाषाएं आपके द्वारा बताएंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, अथवा जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरे के भावों को समझ सके, उसे ही भाषा कहते हैं। अथवा सरल शब्दों में सामान्यतः भाषा मनुष्य का सार्थक व्यक्ति वाणी को भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं को विषय अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। भाषा के संकेत ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है। भाषा के ध्वनि संकेतों किसी समाज या वर्ग के आंतरिक और बाह्य कार्यों का संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं और दूसरों से भिन्न होते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उनकी बात समझते हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है और वे उसकी बात सुनकर समझते हैं। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र उनकी बात समझते हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है और वे उसकी बात सुनकर समझते हैं। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता है। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। वैसे भी भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषाएं दी हैं, किंतु ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। हर में कुछ न कुछ त्रुटि पाई जाती है। आचार्य देवनाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई है। उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हुए उसे यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली की भाषा कहते हैं। यहाँ तीन बातें विचरणीय हैं। भाषा ध्वनि संकेत है, वह यादृच्छिक है, वह रूढ़ है। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेत के सभी लोग ठीक ठीक समझ नहीं पाते हैं और इनसे विचार ही सही व्यक्त हो पाते हैं। सारांश यह है कि भाषाओं को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। भाषा यादृच्छिक संकेत है। यह शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं रहता। बिल्ली, कौवा, घोड़ा आदि को क्या पुकारा जाता है, यह बताना कठिन है। इनकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। परंपरा या युगों से इनके प्रयोग होते आए हैं। औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग लोग अनंत काल से करते आए हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, इसका कोई कारण नहीं है। ये प्रयोग तर्कहीन है। भाषा व्यक्त करने के चाहे जो भी तरीके हों, हम किसी न किसी शब्द समूहों या भावों की ओर इशारा करते हैं जिनसे सामने वाले अवगत होते हैं। इसलिए भाषा में हम केवल सार्थक शब्दों की बातें करते हैं। इन शब्दों या शब्द समूहों, वाक्यों द्वारा हम अपनी आवश्यकताएं, इच्छाएं, प्रसन्नता या खिन्नता, प्रेम या घृणा,
क्रोध अथवा असंतोष प्रकट करते हैं। हम शब्दों का प्रयोग कर बड़े बड़े काम कर जाते हैं और मूर्खतापूर्ण प्रयोग कर अपने बने बनाए काम को बिगाड़ बैठते हैं। हम इसके प्रयोग कर किसी क्रोधी के क्रोध को शमन कर जाते हैं तो किसी शांत गंभीर व्यक्ति को उत्तेजित कर बैठते हैं। किसी को प्रोत्साहित तो किसी को हतोत्साहित भी हम शब्द प्रयोग से ही करते हैं। कहने का यह तात्पर्य है कि भाषा के द्वारा बहुत सारे कार्यों का प्रयोग करते हैं। हमारी सफलता या असफलता अभिव्यक्ति के अर्थ में हमारी भाषाई क्षमता पर निर्भर करती है। भाषा हमारी योग्यता अयोग्यता सिद्ध होती है। जहाँ अच्छी और सुललित भाषा हमें सम्मान दिलाती है, वहीं अशुद्ध और फूहड़ भाषा हमें अपमानित कर जाती है। समाज में स्पष्ट है कि भाषा ही मनुष्य की वास्तविक योग्यता, विद्वता और बुद्धिमत्ता, उसके अनुशीलन, मनन और विचारों की गंभीरता, उसके गूढ़ उद्देश्यों तथा उसके स्वभाव सामाजिक स्थिति का परिचय देती है। कोई अपमानित होना नहीं चाहता, अतएव हमें सदैव सुंदर और प्रभावकारिणी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारी प्रयत्न निरंतर जारी रहे। भाषा में पैठ एक अच्छी जानकारी के लिए हमें निम्नलिखित बातों को हमेशा ध्यान देना चाहिए। हम छोटी छोटी भूलों पर सूक्ष्म दृष्टि रखें और उसे दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहें। चाहे जहाँ कहीं भी हो, अपनी भाषाई सीमा का विस्तार करें। दूसरों की भाषा पर भी ध्यान दें, खासकर बच्चों की भाषा पर विशेष ध्यान दें। यदि हम उनकी भाषा को शुरू से ही व्यवस्थित रूप से देने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से उसकी भाषा का वातावरण तैयार होगा। वाक्य प्रयोग करते समय हम छोटी से छोटी बात को ध्यान रखें। हर संज्ञा के लिए एक उपयुक्त विशेषण एवं प्रत्येक क्रिया के लिए सटीक क्रिया विशेषण का प्रयोग करें। विराम चिन्हों का प्रयोग उपयुक्त जगहों पर हो। लिखते और बोलते समय भी इस बात का ध्यान रखें। मुहावरों और लोकोक्तियों, बिंबों आदि का प्रयोग करना सीखें और आसपास के लोगों को सिखाएं। जिस भाषा में हमें अधिक जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, हम सदैव इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि भाषा परिवर्तनशील होती है। किसी भाषा में नित्य नए शब्दों का प्रयोग का आगमन होते रहता है और पुराने शब्द टूटते मिटते रहते हैं। किसी शब्द या वाक्य को पकड़े रहना कि यह ऐसा ही प्रयोग होता आया और आगे भी ऐसा होगा, यही रहेगा, कहना भूल है। आज विश्व में कुल 2796 भाषाएं और 400 लिपियाँ मान्यता प्राप्त हैं। एक ही साथ इतनी भाषाएं और लिपियाँ नहीं आई। इनका जन्म विकास के क्रम में हुआ है और टूटने फूटने से हुआ है। हम जानते हैं कि हर भाषा का प्रयोग अपना प्रभाव हुआ करता है। हर आदमी की अपने अपने हिसाब से भाषा पर पकड़ होती है और उसी के अनुसार वह एक दूसरे पर प्रभाव डालता है। जब पारस्परिक संपर्क कारण एक जाति की भाषा को दूसरी जाति की भाषा पर असर पड़ता है, तब निश्चित रूप से शब्दों का आदान प्रदान भी होता है। यही कारण है कि कोई भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह पाती। उसकी अनेक शाखाएं विभिन्न परिस्थितियों के कारण फूटती रहती है तथा अपना विस्तार कर अलग अलग समृद्धभव भाषा का रूप ले लेती है। इस बात को हम एक सरल उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझने का प्रयास करें। कल्पना कीजिए किसी कारण से अलग अलग 4 भाषाओं के लोग कुछ दिन तक एक साथ रहें। वे अपनी अपनी भाषाओं में एक दूसरों से बातें करते चलते रहें। चारों ने एक दूसरों की भाषा के शब्द ग्रहण किए और अपने अपने साथ लेते गए। अब प्रश्न उठता है कि चारों में से किसी की भाषा अपने मूल रूप में रह पाई? इसी तरह यदि 2-4 पीढ़ियों तक उन चारों की परिवारों का एक साथ उठना बैठना हो तो निश्चित रूप से विचार विनिमय के लिए एक अलग ही किस्म की भाषा जन्म लेगी, जिससे भाषाई चारों भाषाओं की शब्द और वाक्यों का प्रयोग होगा। उससे नई भाषा में उक्त चारों भाषाओं को सरल और सहज उच्चारित होने वाले शब्द ही प्रयोग होंगे। वे भी अपनी प्रकृति के अनुसार और सरलतम रूपों में, क्योंकि जब कोई भाषाभाषी दूसरी भाषा के शब्दों में ग्रहण होता है तो वह सरल और सरलतम शब्दों का चयन करके भी उसे अपने अनुसार सहज बना लेता है।